बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काई स्क्वायर टेस्ट। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑन स्मोकिंग हैबिट्स द फॉलोइंग डेटा वर कैलकुलेटेड फॉर 180 पीपल्स। मतलब ये डेटा आपको गिवन होगा, ये जो टेबल में गिवन है ना, ये टेबल आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट उसने दिया कि टेस्ट दैट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। और यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पहले से गिवन है 0.05। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने 4 चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहला ये है नल हाइपोथेसिस, H0 इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस। और इसका स्टेटमेंट जो है H0 यहाँ से H0 कहाँ से मालूम होगा, ये हमें यहाँ से जो उसने स्टेटमेंट दिया है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, यहाँ पर लिखो प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, ये नल हाइपोथेसिस हो गया। और इसके मुकाबले में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस नल हाइपोथेसिस के उलट होते हैं। ऊपर हमने लिखे इज़ इंडिपेंडेंट, नीचे लिखेंगे हमें प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपको तो पहले क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, या तो यहाँ पर जैसे कि हमने 5% उठाया है, या तो आपने 5% उठा लेना है या फिर 1% उठा लेना है। अब देखिए, अब चौथा पॉइंट होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। और ये काई स्क्वायर का फार्मूला, मतलब हमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है ये यहाँ से पता चलता है कि एक्स से ये काई स्क्वायर है ना, हम काई स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल समेशन, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1। i का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने रो है, क्वेश्चन में गिवन जो है कितने रो है, 1 रो एंड 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक। अब j का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो j इज इक्वल टू 1 2 3। इसके बाद OIJ, मतलब IJ का मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम है। O हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर OIJ। O तो हमें O11 जैसे O12 O13 ये तो हमें पहले से गिवन है। और IJ का मतलब है रो एंड कॉलम, ठीक है, ये हमें पहले से गिवन है। माइनस EIJ ये हमें इन्हीं O की वैल्यू से जो है ना फाइंड करनी होती है, ये फिर बाद में समझाऊंगा। E1J होल स्क्वायर डिवाइड बाई EIJ। तो हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जैसे ही आपको टेबल पर नज़र पड़े तो सबसे पहले टेबल को देखना है आपने। पहले टेबल में देखना है ये जो वैल्यू गिवन है आपको 21 36 एंड 30, ये पहले रो वाइज इसको सबको सम करो, इसके समेशन ले लेनी है, 87 आती है। फिर दूसरे सेकंड रो को पकड़ लें और उनको सम करें, सब 93 आता है। फिर इसको यहाँ पर टोटल कर दें, इसको 180 आता है। फिर इसको कॉलम वाइज भी आपस में सम करें, 21 प्लस 48 इज इक्वल टू 69, 36 प्लस 26 इज इक्वल टू 62, 30 प्लस 19 इज इक्वल टू 49। और फिर इसको यहाँ पर टोटल कर देना है। याद रहे कि अगर आपने चेक करना है, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपने जो रो वाइज और कॉलम वाइज जो है ना ये समेशन किए हैं ये आपका ठीक है या गलत है। तो आपने ये देखना है दोनों का रिज़ल्ट जो है सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रिज़ल्ट सेम आए तब आप समझ लें कि आपका कैलकुलेशन जो समेशन आपने किया है बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आता है, मतलब यहाँ पर आपका 175 आता है और यहाँ पर 180 आता है, तो फिर आप सोच लें कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती ज़रूर की है। तो ये तो हो गया ना। तो सबसे पहले हमें ये तो हमें गिवन है OIJ। अब हम फाइंड करेंगे EIJ। तो EIJ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिस तरह हमें ये गिवन है
जिस तरह हमें O11 गिवन है, इसी तरह हम E11 मालूम करेंगे। और E11 कैसे मालूम करेंगे? E11 का हेडिंग देना है, मतलब यहाँ पर लिखा है O11, फिर इसकी जगह हमने E11 लिखना है 3। अब E11 जैसा कि हम कहते हैं O11 गिवन है, इसके मुकाबले में हम E11 फाइंड करेंगे। तो E11 कैसे फाइंड करेंगे? O11 के नीचे जो वैल्यू है 69 ये उठा लेना है, और इसके सामने मतलब कॉलम वाइज ये उठा लेना है, और इसके सामने जो वैल्यू है 87 ये उठा लेना है। फिर इसको टोटल पे डिवाइड करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो 180। मतलब कि पहले 69 को उठाओ और 87 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो, तो इज इक्वल टू 33। यहाँ पर आंसर जो है इशारे डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन आपने डेसिमल में नहीं लेना है, आपने सिंपल होल नंबर में लेना है। तो इसी तरह E11 का आंसर आ गया। अब E12 यहाँ पर जैसे है O12, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना होता है E12। अब E12 का भी सेम प्रोसीजर है कि O12 के नीचे क्या है 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल 62, मतलब 62 मल्टीप्लाई 87 डिवाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 30। इसी तरह सब का सब जो है ना आपने फाइंड करने थे। जैसे E13 मतलब O13 गिवन होगा, उसके मुकाबले में आपने E13 और फाइंड करना होगा। फिर इसके कॉलम वाइज और रो को जो है ना मल्टीप्लाई करें और उसको टोटल पर डिवाइड करें, 24 आ जाता है। फिर O21 है, यहाँ पर गिवन है O21, तो इसी के मुकाबले में हमने E21 भी मालूम करना है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है कि O21 गिवन है ना, इसके नीचे कौन सी वैल्यू है 69 है, और इसके सामने कौन सी वैल्यू है 93। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, इस तरह ना हो कि आप फिर से वही वैल्यू ऊपर वाली जो रो हो, मतलब जो कॉलम को फाइंड करना है उसी के रो के साथ साथ जो है ना उनके सामने ही देखना है आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 69 को पकड़ो और 93 को, फिर इसको टोटल पे डिवाइड करो। जैसे कि E21 69 93 मल्टीप्लाई 93 डिवाइड बाई है 36। इसी तरह E22 एंड E33 ये भी फाइंड हो जाएगा। अब एक टेबल बना लेना है ना, जैसा कि हमें गिवन है। ये फार्मूले से आप मतलब फार्मूला अगर आपको याद है ना तो उसी के हिसाब से बनाना है। OIJ EIJ, OIJ एंड इसका डिफरेंस, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंस को उसने डिवाइड करना है EIJ से। तो यहाँ पर OIJ गिवन है ना, OIJ मतलब कि किस तरह लिखना है, इसी तरह रो में सब लिखना है, मतलब 21 36 30, फिर 48 26 एंड 19 इस तरह लिख लेना है। जैसे कि 21 36 30 48 26 19 ये सब लिख लेना है। अब दूसरी जो है EIJ, ये हमने फाइंड कर दिया ना, यहाँ पे पकड़ लेंगे ना इसको 33 30 एंड 30। इसी तरह रो वाइज जो है ना आपने सब इस तरह लिख लेने हैं। ऐसे 24 36 36 32 एंड 32 25 एंड 25। अब सेकंड जो है OIJ माइनस EIJ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों को पहले OIJ को इससे माइनस करो, -12 आता है ना, और फिर -12 का स्क्वायर ले लो तो कितना आता है 144। समझ आ रही है ना। फिर 36 को ले लो और 30 को ले लो, इसको इससे माइनस करो, 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ले लो 36, फिर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, फिर 6 का स्क्वायर ले लो 36 आ जाएगा। अब फिर हाँ, इसी तरह आपने सब वैल्यू के लिए फाइंड करना है, जैसे यहाँ फाइंड हुआ है। अब
ये तो हमने फाइंड हो गया ना। ऊपर देखो ये इस फार्मूले में 144 को ले लें, फिर ई आई जे डिवाइड बाई ई आई जे डिवाइड बाई 33 कर लें तो कितना है 4.36, फिर 36 डिवाइड बाई 30 1.2, फिर 36 डिवाइड बाई 24 1.5, फिर 144 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 4.0। इसी तरह आपने सब के लिए ये फाइंड कर लेनी है। अब फिर जैसे इसका आंसर आ जाए ना, इन सब को जो है ना आपने सम कर लेना है। तो ये है आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जो है ना आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसकी टेबुलेटेड, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, अब इसका हमने टेबुलेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। टेबुलेटेड वैल्यू हम टेबुलेटेड फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है ना कि मतलब लिखते हैं ना ऐसे टेबुलेटेड काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल टू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहाँ पर ये है कि v इज इक्वल टू r-1 मल्टीप्लाई c-1। यहाँ पर r-1 एंड c-1 का मतलब ये है कि कितना रो है और कितने कॉलम है। अभी देखो रो हमारे पास टोटल कितने हैं 1 रो एंड 2 रो। 2 रो है 2 - 1, कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 3, 3 - 1 3 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 2 1 ज़र 2। मतलब इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है टेबुलेटेड इंटू 0.05 का टेबल लेना है और इसमें 2 कॉलम में देखना है इसको। अब हम टेबल लेते हैं, इसका किस तरह फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है कि टेबल ले लेना है। देखो ये है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर बुक में मिल जाती है, मतलब वालपुल बुक में भी मिल जाती है और चौधरी शेर मोहम्मद की बुक में भी मिल जाती है। हम मतलब ये इसके खुद टेबल होती है और ये एग्ज़ाम में आपको अलाउ होता है। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मालूम करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारे पास 2 आई थी, इसके 2 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना उठाया था 0.05। तो 0.05 में देखना है, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा। तो 2 के नीचे देख लेना हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, ये मतलब टेबुलेटेड वैल्यू है। तो ये x मतलब काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल टू 5.991। अब x की टेबुलेटेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब आपने क्रिटिकल रीजन उठा लेना। क्रिटिकल रीजन मतलब हम इसको रिजेक्ट करते या नेगलेक्ट करते हैं। तो हम अगर अब यहाँ पर देखें, अगर तो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब टेबुलेटेड से ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या है नल हाइपोथेसिस मतलब H0 जो है ये इसको आपने रिजेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना, इसको आपने रिजेक्ट करना है। अब अगर मतलब कम है इससे तो फिर आपने निगलेक्ट नहीं रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना, हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू 14.5 है और जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5.911 है। अब आप खुद सोचो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ऑब्वियसली कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना, जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है 14.5 है, इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू 5.991। तो हम क्या करेंगे H0 को रिजेक्ट करेंगे। i.e. प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन जो है ये मतलब हम इसको जो है ना इज़ नॉट इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट इज़